आज का दिन कई मायनों में अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि अब हम देख रहे हैं आगामी आम चुनाव को लेकर किस तरीके से चुनावी बिसात और एक बार फिर एनडीए और यूपीए की शक्ल सूरत जो है वो स्पष्ट तौर पर सामने आती जा रही है। ये बात तो तय हो गई है कि विपक्षी एकजुटता में चाहे जितने विरोधाभास दिखते हों, इसके बावजूद इस मंच पर आना इन सभी दलों के लिए जरूरी है या मजबूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से एनडीए ने अपनी बैठक को बुलाया, अपने 7 दलों को जोड़ना शुरू किया है, इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि एनडीए भी इसको हल्के में नहीं ले रहा है। हालांकि चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों या बीजेपी की तरफ से जिस तरह से टिप्पणियां आई, ये कहा जा रहा है कि विपक्षी एकजुटता का ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक कई लोग जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हैं, चाहे वो अब्दुल्ला हैं, चाहे वो अखिलेश हैं, ये सभी लोग जब बेंगलुरु पहुंच रहे हैं तो बातचीत या सीताराम येचुरी हैं, विपक्षी एकजुटता के वो सारे चेहरे जो पटना में आपको दिखाई पड़ रहे थे, उनसे ज्यादा संख्या में पार्टियां एक बार फिर बेंगलुरु में जुटती दिखाई दे रही हैं विपक्षी एकजुटता के नाम पर। महत्वपूर्ण बात यह है कि सोनिया गांधी इस बार केंद्र में दिखाई दे रही हैं। सोनिया गांधी सबसे वरिष्ठ नेता के तौर पर यहां पर दिखाई पड़ रही हैं। प्रयास तो नीतीश कुमार ने शुरू किया था। नीतीश कुमार के इस प्रयास को काफी महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि किसी तरह उन्होंने एक शुरुआत की। ये शुरुआत क्यों अहम थी? एक गैप दिखाई दे रहा था, एक बड़ी दूरी दिखाई दे रही थी उन दलों के बीच में जिनका कांग्रेस से लगातार विरोध रहा है। लेकिन ये वही दल हैं जो बीजेपी के साथ भी घोर विरोध रखते हैं, साथ ही साथ में केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित बेजा इस्तेमाल के मुद्दे को उठाते रहे, कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरते दिखाई दिए। वही मुद्दे जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाते थे, उन मुद्दों को वो अलग अलग तरीके से उठाते रहे। कुल मिलाकर यहां पर मुद्दे तो समान थे और बीजेपी पर हमला करने का मकसद भी समान दिखाई पड़ता है, लेकिन समान मंच पर आने को लेकर कतरा रहे थे। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि कौन नेतृत्व करने जा रहा है। राहुल गांधी के चेहरे को लेकर, राहुल गांधी अपनी हाल के दिनों में जो चुनौतियां हैं उससे गुजरते हुए दिखाई दिए। उनको सबसे पहले तो सूरत की सेशंस कोर्ट से जो सज़ा मिली, उसके बाद में उनकी सांसदी चली गई। सांसदी जाने के बाद उनके आगामी चुनाव लड़ने पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। इस सब के बीच में आपने देखा कांग्रेस ने किस तेजी से इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास तमाम चुनाव के दौरान किया। कर्नाटक के चुनाव और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को खासा उत्साहित किया, अपनी दावेदारी मजबूत करने का मौका दिया। ये वही कांग्रेस है जो कुछ समय पहले तक बिल्कुल खत्म सी दिखाई देती थी। एक समय पर नारा भी चल पड़ा था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन बहुत तेजी से कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने के प्रयास शुरू किए। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि 2 जीत के बाद में वो जमीन मिल गई है। पंजाब है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, ये वो जगह हैं जहां पर कांग्रेस न के बराबर की स्थिति में पहुंच गई। लेकिन दूसरी तरफ उसका उत्साह बढ़ा हुआ है। राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है। पायलट गहलोत को साथ में लाना कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम और एक सकारात्मक कदम आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिहाज से दिखाई देता है, खास तौर पर लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझने जैसी बात है। लोकसभा चुनाव के पिछले नतीजों पर अगर गौर किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित जबरदस्त प्रदर्शन किया था। एक ऐसा प्रदर्शन जो कभी नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी 300 का आंकड़ा पार कर गई अपने दम पर, और पिछली बार भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। पूर्ण बहुमत से 2 बार बीजेपी ने सरकार बनाई। बीजेपी की शुरुआत जो रही या जिस तरीके से सत्ताधारी दल के तौर पर वो आई, उसमें एनडीए की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये बिल्कुल वही प्रयोग अब जो विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है, एक समय पर बीजेपी और सहयोगी दल करते दिखाई देते थे। प्रयोग पहली बार नहीं हुआ, ये प्रयोग कई दफे हो चुका है। हमने ऐसी भी सरकार देखी है जहां पर 1-1 साल में प्रधानमंत्री बदलते चले गए। हमने इंद्र कुमार गुजराल, हमने एचडी देवेगौड़ा, हमने चंद्रशेखर का कार्यकाल भी देखा है। तो भारतीय राजनीति में कई संभावनाएं होती हैं, लेकिन राजनीति की बिसात पर एक मजबूत चेहरे की आवश्यकता जो महसूस की जाती थी, उसको कहीं ना कहीं उस कमी को पूरा किया प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे ने। वो एक बहुत ही सशक्त नेता के तौर पर उभर कर सामने आए, लोकप्रियता भी रही जनता के बीच में, और निश्चित तौर पर ये तो चुनावी नतीजों से भी स्पष्ट हो जाता है कि उनको हाथों हाथ लिया गया। उनका जादू क्या उतना बरकरार है, ये बहुत बड़ा सवाल है।
ये सवाल मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने हर राज्य का विधानसभा चुनाव तक लड़ा है। कर्नाटक इसका उदाहरण है, राजस्थान में भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को ही आगे रखा गया है, मध्य प्रदेश में भी तैयारियां की जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी एक तरीके से अपने आप में पार्टी को आगे लाने में और एक बड़े ब्रांड के तौर पर स्थापित करने में एक बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की, और पिछले ये 2 कार्यकाल तो उनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन कार्यकालों के दौरान भी उन्होंने जो कार्य किए हैं उनको रखने का प्रयास किया जा रहा है। ये आपको कितना प्रभावित करते हैं, इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करें। 2014-2019 जैसा क्यों नहीं है, समझने जैसी बात है। 2004 में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। एक ऐसा दौर था जब नेतृत्वहीनता या फिर बहुत ही बिखराव जो है वो कांग्रेस में देखने को मिलता था। सोनिया गांधी ना करते उस समय राजनीति में आई। उससे पहले का जो दौर रहा वो राजीव गांधी जी की हत्या के बाद से ही सोनिया गांधी जो हैं वो लगातार राजनीति से परे रहीं। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगी, लेकिन 2004 में उन्होंने जो प्रयोग किया यूपीए का, उसमें कई विपक्षी दलों ने उनका समर्थन किया। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि विपक्षी एकजुटता को आप यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, सत्ताधारी दल की तरफ से जो टिप्पणियां आ रही हैं इस बैठक को लेकर, उसको भी समझना चाहिए। दरअसल इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर विपक्षी एकजुटता का ये मंच सचमुच में प्रभावी तरीके से, और जैसे दावा किया जा रहा है अभी, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश, सब ने फिर पुरजोर तरीके से पटना वाली बातों को इस बैठक के पहले भी दोहराया कि हम बहुत सकारात्मक हैं और ये बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है, फलदायक साबित होगी ये बैठक। इस बैठक से ये तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि उस प्रयोग को दोहराने का प्रयास किया जा रहा है और इसकी आवश्यकता सिर्फ कांग्रेस महसूस नहीं कर रही है। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस को भी अपने लिए जो है कुछ एक नई रणनीति पर विचार करना पड़ेगा। साथ ही साथ में ये बात भी सही है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनको भी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव लाने होंगे। वो पूरी तरह से कांग्रेस से परहेज नहीं कर सकते, और कांग्रेस भी उनको ताकतवर बनाने का प्रयास सचमुच में करती दिखाई दे उनके अपने अपने क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से फॉर्मूला सबसे पहले दिया गया, और जितने क्षेत्रीय दल हैं वो इस फॉर्मूले को अपने लिए बहुत मुफीद पाते हैं कि आप हमें हमारे क्षेत्रों में चुनाव लड़ने में मदद करिए या हमारा साथ दीजिए, हम आपको जहां जहां आप मजबूत हैं वहां पर मदद करेंगे। 400 सीटों से ज्यादा सीटों पर इस बार विपक्ष की रणनीति कि एक उम्मीदवार उतारा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण रणनीति है। दरअसल विपक्ष आपस में लड़ता हुआ कई जगहों पर या ज्यादातर जगहों पर दिखाई पड़ता है। ये बीजेपी के लिए एक मजबूत रणनीति के तौर पर सामने आता है कि विपक्ष आपस में ही वोटों का बंटवारा कर ले रहा है तो बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाती है। अब रणनीति इस लिहाज से बन रही कि एक एक सीट पर काम किया जाए। बीजेपी के विषय में कहा जाता है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और बीजेपी ने अपने इस चुनावी रणनीति के तहत, आप देखिए कि पिछले कई चुनाव में, सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात नहीं है, विधानसभा चुनाव को भी देखा जाए तो जिस अंदाज में लड़ा है उससे बहुत स्पष्ट हो गया कि उनका काडर, बूथ मैनेजमेंट, जमीन पर कार्यकर्ता, ये सभी विपक्षी दलों के मुकाबले ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण गुजरात का भी हमेशा मैं सामने रखता हूं, आपके कई रिपोर्ट्स में मैंने ये बात रखी है, और गुजरात चुनाव के दौरान भी, ऐसा नहीं कि गुजरात के नतीजों के बाद ये बात कही है, गुजरात में चुनाव के दौरान भी जब हम एनालिसिस करते थे तो उस दौरान मैंने आपके सामने बात रखी थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना, दोनों का मतदाता एक ही है। आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई, आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, सीटें भी मिली, लेकिन इससे बड़ा फायदा जो है वो बीजेपी को मिलता दिखाई दिया। अगर उस समय भी कोई समीकरण बनता और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते या कुछ सीटों पर समझौता करते तो स्थितियां बिल्कुल अलग हो सकती थी। ये बात अब इसलिए रखी जा रही है क्योंकि एक मौका लोकसभा चुनाव के तौर पर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में भी अब दिल्ली और पंजाब ही नहीं, राजस्थान हो, क्योंकि राजस्थान के विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव है, यहां भी आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से लड़ती दिखाई देगी। इन सभी जगहों के विधानसभा या राज्यवार जो क्षेत्रीय राजनीति होती है वो बिल्कुल अलग होती है। हमने नतीजा भी देखा है, बिल्कुल अलग होता है। जरूरी नहीं कि विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद कोई दल लोकसभा में भी वही प्रदर्शन कर पाए। ज्यादातर तो यही देखा गया, पिछला चुनाव इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, सब में मजबूत प्रदर्शन करने के बावजूद विपक्ष वो प्रदर्शन नहीं कर पाया था, कांग्रेस वो प्रदर्शन नहीं कर पाई थी जो बीजेपी ने फिर लोकसभा चुनाव के दौरान किया।
बहरहाल अगर अब कोई सियासी समीकरण चुनाव के पहले ही बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती बीजेपी के खिलाफ ये विपक्षी एकजुटता पेश कर सकती है। लेकिन देखना होगा कि किन शर्तों पर यह बातचीत होती है। और ऐसा लग रहा है कि पटना के बाद बेंगलुरु में जो बैठक है उसमें कुछ दूर होंगे तो कुछ और करीब आएंगे। ये दूरी वाली बात मैंने क्यों कही, इस पर मैं विस्तार से एक रिपोर्ट भी आपके सामने रखूंगा। अभी तक विपक्षी एकजुटता के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार का नाम बड़ा आगे चल रहा था, उनको लेकर बहुत बात की गई कि क्या वो कन्वीनर हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बेंगलुरु में सब कुछ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है, और महाराष्ट्र की सियासत भी बहुत दिलचस्प है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। महाराष्ट्र में शरद पवार अपने घर में जिस तरह से कमजोर हुए, उसके बाद उनका भी चेहरे के तौर पर या तो उनको खुद को पहले बचाने का प्रयास करना है। महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूत हुई है, तो अब अगर सीटों की दावेदारी और पूरे देश में कहां कहां पर राज्यों में आपकी पार्टी मजबूत है, इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस ने अपनी ताकत को बढ़ाया। इसीलिए पहले भी जब ये नहीं थी स्थितियां, तब भी ये कहा जा रहा था कि ऐसा कोई दल जैसे कांग्रेस है, ऐसा कोई अन्य दल नहीं दिखाई पड़ता जिसका काडर जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मिल जाए। भारत जोड़ो यात्रा का एक मकसद ये भी दिखाई पड़ता है, तो कांग्रेस ने दावेदारी वहीं से ठोकना शुरू कर दी थी। अब एक बार फिर लग रहा है कि कांग्रेस के इर्द गिर्द ही ये पूरा ताना बाना बुना जाएगा। सोनिया गांधी का यहां पर आना यह बताता है कि चेहरे को लेकर जो जद्दोजहद हो सकती है, जो ना इत्तफाकी हो सकती है दलों में आपस में, उसको दूर किया जा सकता है। सोनिया गांधी यूपीए को पहले ही चला रही हैं, यूपीए की समन्वयक रही हैं। अब ऐसे में अगर उसमें कुछ और दल जुड़ते हैं, कोई नया नाम दे दिया जाता है, तो भी उनका अनुभव इसमें काम आ सकता है। और एक्सेप्टेबिलिटी का जहां तक सवाल है, उस पर भी बहुत हद तक विराम लगेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के लिए राहुल गांधी का चेहरा या किसी अन्य का चेहरा मान्य हो ना हो, लेकिन सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा कोई चेहरा सामने आता है तो शायद वो भी बहुत ज़्यादा नानुकुर करते नहीं दिखाई देंगे। ये तय है कि बेंगलुरु की इस बैठक में कुछ बड़े फैसले होंगे, लेकिन वो बड़े फैसले क्या होते हैं, 2024 को कैसे प्रभावित करेंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।